बड़ी ही खूबसूरत सुबह है जिसमें मैं उन युवा विद्यार्थियों के साथ हूँ जो आगे चल के भारत भाग्य निर्माता बनेंगे। मैंने कहा कि विद्यार्थी भारत भाग्य निर्माता बनेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मेरा कहना है कि किसी भी देश के युवा और देश के नागरिक ही उसकी बेसिकली इकाई होते हैं, यूनिट होते हैं, परमाणु होते हैं। और जैसे उस परमाणु का उपयोग, किसी परमाणु का उपयोग आप बम बनाने में भी कर सकते हो और बिजली बनाने में भी कर सकते हो, वैसे ही देश की युवा शक्ति जिसमें असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग सही डायरेक्शन में यदि किया जाए तो एक सशक्त राष्ट्र, एम्पावर्ड नेशन का निर्माण होगा। और वास्तव में यदि भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है तो आप जैसे युवाओं को ही हमें सशक्त करना होगा, एम्पावर्ड करना होगा। जैसे कि बहती हुई नदी, असीम संभावनाएं होती हैं उसमें, असीम ऊर्जा होती है उसमें, वो बाढ़ भी ला सकती है, लेकिन उसको बांध बना के टाइट किया जाता है तो वही नदी आपको पावर जनरेट, वही बांध आपको पावर जनरेट करके देता है। तो इसी दिशा में आपकी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप, पॉजिटिव ट्रैपिंग देने के लिए हमने ये भारत भाग्य निर्माता कार्यक्रम शुरू किया है। खैर, अब ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर में सीनियर प्रोफेसर हूं। संस्थान के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, मैं फिर भी समय समय पे इसका परिचय कराते रहूँगा आपको अगले 7 दिनों तक। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 40 साल पुराना ये संस्थान डॉक्टर और सीए श्री गौतम कोठारी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और आप ये सोचो कि जो मैंने अभी बोला कि देश की युवा शक्ति को मार्गदर्शित करने की आवश्यकता होती है, तो वास्तव में उसी युवा शक्ति को मार्गदर्शित करने के लिए ही ये संस्थान की स्थापना की गई श्री गौतम कोठारी सर के द्वारा। आगे चल के श्री सुरेश कोठारी जी, जो वर्तमान में कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीएमडी हैं, उनके द्वारा इस संस्थान को संचालित किया जा रहा है। और हम जैसे सैकड़ों प्रोफेसर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। और ये जो सब लेक्चर और ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, सब उनके निर्देशन में ही शुरू किया गया है। खैर, आज के अपने जो इस लेक्चर का विषय है, आपको पता होगा, बहुत सिंपल मीनिंग में उस विषय को मैं बता रहा हूँ कि आप भारत के संविधान के द्वारा कोई भी युवा कैसे खुद प्राउड फील कर सकता है और ग्लोबल लीडर बन सकता है। ग्लोबल लीडर मतलब वैश्विक लेवल पे, विश्व स्तर पर। जैसे गूगल के सीईओ हैं, तो गूगल के सीईओ कैसे पहुंच गए उस स्तर पर? हमारे संविधान ने उनको ये अनुमति दी, हमारे संविधान ने उनको ये अवसर उपलब्ध कराए, इसलिए वो उस स्तर पर पहुंच गए। हमारा आज की क्लास का विषय यही है कि हमारा संविधान किसी युवा को कैसे इतने अवसर उपलब्ध कराता है कि वो खुद को प्राउड फील करते हुए एक ग्लोबल लीडर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों में खुद को स्टैब्लिश कर लेता है। ये देश का संविधान ही है। विषय पे आने से पहले एक 2 मिनट की चर्चा आपसे करता हूं। कोरोना वायरस का भी सब समय चल रहा है। बहुत सारे
लोग इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, पर मेरा मानना है ये आप जैसे युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त समय है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इस समय में आप दो ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य लाइफ स्टाइल, एक जनरल लाइफ स्टाइल में वो काम नहीं किए जा सकते। वो दो काम हैं, पहला री इन्वेंशन और दूसरा रिवाइटलाइजेशन। री इन्वेंशन का मतलब है कि हम जब एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल में सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं तो हम उसमें अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते। अब समय है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, मुझे आगे जाके क्या बनना है, मुझे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के गौरव के लिए, देश की सेवा के लिए क्या बनना है, ये सोचें। ये रीइन्वेंशन है, अपने आप का वापिस से आविष्कार करना। जो हम इतनी भीड़ में खो जाते हैं, हम खुद ही खो जाते हैं, तो पहले अपने आप को आप रीइन्वेंशन करें। दूसरा, आप अपने आप को रिवाइटलाइज करें। रिवाइटलाइजेशन मतलब अपने आप को आप एम्पावर्ड करें। तो आप बार बार टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में बड़े बड़े नेताओं को, डॉक्टर को ये बोलते हुए सुन रहे होंगे कि आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। सही बोलते हैं वो, पर मेरा कहना है कि रिवाइटलाइजेशन का मतलब दो तरीके के इम्यून सिस्टम से है। पहला इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी के लिए है, जिससे आप बीमार न पड़ो। दूसरा इम्यून सिस्टम आपके दिमाग के लिए है, जिससे आपके दिमाग में अनावश्यक बातें ना आए, और यदि अनावश्यक बातें आए तो आपका मेंटल इम्यून सिस्टम उन अनावश्यक बातों को खत्म कर दे और आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रेसित कर दे। ये जो हमने बनिए भारत भाग्य निर्माता सीरीज जो शुरू की है, ये 60 दिवसीय जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसका उद्देश्य यही है, रिवाइटलाइजेशन। आपको रिवाइटलाइज करना। फिजिकली तो आप करेंगे ही अपने घर में रहते हुए, आपका मेंटल रिवाइटलाइजेशन हम करेंगे, आपको सशक्त हम करेंगे, आपकी ऊर्जा का पॉजिटिव ट्रैपिंग हम देंगे, आपकी ऊर्जा का आपको सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको टॉपिक पे आता हूं कि संविधान कैसे आपको ये सब अवसर देगा। याद रखना कि संविधान पढ़ना, संविधान की जानकारी होना किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी नागरिक के लिए, आईएएस, एमपीपीएससी या किसी भी परीक्षा के लिए आवश्यक है। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे मैंने कहा कि द नेशन इज फॉर्मुलेटेड बाय द इंडिविजुअल, कि देश का निर्माण एक एक व्यक्ति से होता है और एक एक व्यक्ति उस देश की इकाई है। तो जब हर व्यक्ति उस संविधान का अनुसरण करेगा तो वो स्वयं एम्पावर्ड होगा और इस राष्ट्र को एम्पावर्ड करेगा। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे हम एम्पावर्ड होंगे इस संविधान से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम कैसे एम्पावर्ड होंगे। पहले आपको दो लाइन में मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश को चलाने वाले तीन बेसिक ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, हिंदी में बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीन बेसिक ऑर्गन को जनरेट करता है। और इन तीन ऑर्गन से ही देश चलता है, क्योंकि देश चलता है कानून से। और लेजिस्लेटिव, जिसको मैंने हिंदी में बोला विधायिका, उसका काम कानून का निर्माण करना है। हमारे यहाँ पे वो काम संसद करती है। और जब कानून बन जाता है
तो उस कानून को चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, जिसको मैं कहता हूं एग्जीक्यूटिव, उनकी होती है और उस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री और उसके मंत्री पूरा करते हैं। एक्चुअल में प्रधानमंत्री और मंत्री इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करते हैं? अधिकारियों के द्वारा। और ये अधिकारी कौन होते हैं? आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग ऑफिसर्स, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले ऑफिसर, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेटस, सबसे ज्यादा पावर आईएएस का होता है। इसलिए अक्सर जब आप कोठारी इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है पद प्रतिष्ठा और राष्ट्र गौरव का अनुभव कराती है सिविल सेवा। वास्तव में सिविल सेवा, ये आईएएस आईपीएस के अधिकारी इतने, इनका पद और प्रतिष्ठा और इनके पावर इतना अधिक होता है कि ये खुद को प्राउड फील करते हैं, अपने परिवार को प्राउड फील कराते हैं और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और ये सब शक्ति उन्हें कहां से मिलती है? इस संविधान से मिलती है। वो आईएएस कैसे बनते हैं, उनको अवसर किसने दिया आईएएस बनने का? इस संविधान ने दिया। आप सोचें कि मैंने कहा कि संविधान के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन 3 ऑर्गन से ही देश चलता है। और जब आप बड़े एग्जाम, आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हो, तो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, आप उस एग्जीक्यूटिव पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो। आप देश के नीति निर्माता बन जाते हो और जब आप देश के नीति निर्माता बनोगे तभी आप भारत भाग्य निर्माता बनोगे। तभी आप इस देश के निर्माण में अपना भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, अपनी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये मैंने कहा ये देश बना आपसे ही है। तो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होती है, वहां से मैं आपको शुरू करके भारत भाग्य निर्माता बनाता हूं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन बोलने से ही कितना प्राउड फील होता है। हम भारत के लोग, हम कहां के लोग हैं? हम भारत के लोग। अमेरिका का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब वो कहते हैं हम समस्त राज्यों के लोग, लेकिन हम कहते हैं हम भारत के लोग। मतलब ये भारत अखंड है और हम सबकी एक ही पहचान है, हम भारत के लोग। आगे की लाइन है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को एक शब्द में बोलता हूं, संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, सोवेरेन बनाने के लिए। तो कौन बना रहा है इस भारत को सोवेरेन? हम भारत के लोग। इसलिए कभी कभी जब आप एग्जाम देते हैं, जाइए, जैसे कि आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में अथॉरिटी का अल्टीमेट सोर्स क्या है। तो कई बार स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है यार कि संसद है, मैंने तो सुना है कि संसद ही कानून बनाती है। किसी को लगता है यार कि प्रधानमंत्री असीम सत्ता का स्रोत है, अल्टीमेट पावर है। कोई कहता है राष्ट्रपति अल्टीमेट पावर है। ध्यान रखना, हमारा संविधान शुरू होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, सभी प्रकार के प्रभुत्व से, सभी प्रकार की सत्ता से संपन्न बनाने के लिए। तो कौन बना रहा है इस भारत को सभी प्रकार के प्रभुत्व से संपन्न? ये हम भारत के लोग बना रहे हैं। और इसको कैसे बनाएंगे? तो उसको हम कैसे बनाएंगे? समाजवादी, सोशलिस्ट, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, रिपब्लिक, इनकी विशेषताएं हैं हमें। समाजवादी, समाज में किसी का शोषण ना हो। लोकतंत्र, हर व्यक्ति के अपने अधिकार हों।
पंथ निरपेक्ष, आपको धर्म की स्वतंत्रता हो, सेकुलर जिसको बोलते हैं। और आगे देखो आप कितनी अच्छी लाइन लिखी है, जो मैंने कहा ना कि आपसे ही राष्ट्र बनेगा और आपको राष्ट्र में निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर ये संविधान देता है। और इस संविधान के द्वारा ही आप न केवल खुद का निर्माण करेंगे बल्कि राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो आगे की लाइन क्या है, और इसके समस्त नागरिकों को, और इसके समस्त नागरिकों को क्या उपलब्ध कराना है। संविधान का सीक्वेंस अलग है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से उस सीक्वेंस को थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूं, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को एम्पावर्ड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, स्वतंत्रता। आपको यह संविधान स्वतंत्रता देता है, लिबर्टी देता है, और ऐसी लिबर्टी नहीं देता, आपको यह संविधान ऐसी लिबर्टी नहीं देता जिसमें केवल आप स्वतंत्र हो, कोई भौतिक आपके खिलाफ कोई शक्ति काम नहीं कर रही है, बल्कि वास्तव में आप इस प्रकार से स्वतंत्र हो कि आपको बोलने की आजादी है, आपको अपना डेवलपमेंट करने की आजादी है, आपको घूमने फिरने की आजादी है, आपको अवसर की आजादी है। इस प्रकार की स्वतंत्रता है आपको। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी होती है स्वतंत्रता। तो आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में, स्कूल लेवल पे सिविक्स के सिलेबस में पढ़ा होगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। और जब आप स्वतंत्र होगे तभी आप में कुछ डिग्निटी आएगी, कुछ गरिमा आएगी। एक स्वतंत्र व्यक्ति गरिमामय फील करता है, एक स्वतंत्र नागरिक अपने आप में डिग्निटी को महसूस करता है। अब व्यक्ति स्वतंत्र है, गौरव महसूस कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, डेवलप होने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए चाहिए अवसर, उसको डेवलप होने के लिए चाहिए कि वो अवसर मिले उसको। तो ये भी आपने अपने सिविक्स में पढ़ा होगा। देखो आप, हमारा संविधान ही ऐसा सिलेबस बनाता है, हमारी व्यवस्था ने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है जिसमें आपको इतने अवसर मिलते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या कहता है, अवसर की समता, सभी के लिए समान अवसर हैं। आप देखो आईएएस की एग्जाम कैसा एग्जाम है पता है आपको, जिसमें आपने यदि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और आप किसी भी सामान्य डिग्री से ग्रेजुएट हो गए हैं, कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं, कोई मीडियम की बाध्यता नहीं, गरीब अमीर की बाध्यता नहीं, भाषा की बाध्यता नहीं, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, किस भाषा में लिखना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, तमिल में। तो ये आर्टिकल 16 ही तो है जो हमें क्या कह रहा है, अवसर की समता दे रहा है कि आपके पास असीम अवसर है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो मैंने कहा हमारे संविधान ने क्या दिलाया, सबसे पहले हमें स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता के बाद हमें गरिमा दिलाई, गरिमा के बाद अवसर की समता दिलाई, और इसके अलावा जो सबसे इनक्रेडिबल चीज हमारे इस संविधान ने दिलाई, वो दिलाई जस्टिस दिलाया। और जस्टिस तो दुनिया के संविधानों में जस्टिस हो, और हम न्याय को कैसे समझते हैं कि अन्याय के विरुद्ध, किसी के साथ अन्याय हो गया तो उसके विरुद्ध दिए जाने वाला निर्णय न्याय है। हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता कि अन्याय के विरुद्ध दिए जाने वाला निर्णय न्याय है, नहीं। न्याय शब्द के पहले क्या लिखा है, पढ़ोगे आप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इंग्लिश में जस्टिस वर्ड आगे लिखा है और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बाद में लिखा है। तो आप जब आगे कभी अवसर मिलेगा आपको ट्रेनिंग देने का तो मैं बताऊंगा, ये भाषा का अंतर होता है। जब हिंदी भाषा में किसी शब्द को किन्हीं दूसरे शब्दों से आपको परिभाषित करना होता है
तो जिन शब्दों से परिभाषित करना होता है उनको आगे लिखा जाता है और जिस शब्द को परिभाषित करना है उसको पीछे लिखा जाता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लिटरेचर में जब आपको किसी शब्द को डिफाइन करना होता है तो वो आगे आएगा और जिससे डिफाइन होगा वो उनके पीछे आएगा। तो कैसे? जस्टिस, जस्टिस के आगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे यहाँ न्याय की केवल वो एक नैरो अप्रोच नहीं है कि अन्याय के विरुद्ध दिया गया निर्णय न्याय हो गया। वास्तव में हमारे यहाँ जस्टिस की एक इंटीग्रेटेड, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थॉट है। सामाजिक न्याय, छुआछूत नहीं होगी, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का अंतर नहीं होगा, है ना? ये देखते हो आप, पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे कि हमारे यहाँ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट अलाउडेड। ये संविधान कहता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय केवल ये नहीं है कि सबको पैसे मिलेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था में, आपको खुद को, अपने आप को एक इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलप करने के लिए न्याय मिलेगा। मतलब ये भी क्या है? अवसर की स्वतंत्रता है। ना केवल नौकरी करने का अवसर है आपको, बल्कि आपको व्यापार करने का भी अवसर है। ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है? आपको मतदान करने का अधिकार है। और राजनीतिक न्याय की सीमा तो देखो हमारे देश में कि एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये है राजनीतिक न्याय कि द लास्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी, इस देश के सीमांत व्यक्ति जो गांव में, दूर दराज गांव में खेती बाड़ी कर रहा है, जो कुछ नहीं जानता है, उसको भी पंच बन सकता है, सरपंच बन सकता है, जिला पंचायत में आ सकता है, फिर विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। यह है राजनीतिक न्याय। तो इस संविधान में आपको क्या दिया? सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दी, लिबर्टी दी। लिबर्टी के बाद डिग्निटी दी, और डिग्निटी देने के लिए क्या किया? आपको सामाजिक न्याय दिया। जब तक आपको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डिग्निटी नहीं आएगी। फिर आर्थिक न्याय दिया। आर्थिक न्याय के माध्यम को से आपको अवसर की समानता दी। आर्थिक न्याय के माध्यम से आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। राजनीतिक न्याय दिया, जिसके माध्यम से आपको मतदान करने का, अपनी सरकार चुनने का और यहां तक कि सरकार बनाने का अधिकार दिया। इसलिए आज के इस लेक्चर का जो विषय था वो ये विषय था कि ये संविधान ना केवल आपको एक गौरवशाली नागरिक बनाता है, बल्कि ये एक ग्लोबल लीडर के रूप में आपको एस्टेब्लिश करता है। आपने सभी ने, आप में से कई लोगों ने इसको, इसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट एक्ट है एक, जो आर्टिकल 21A में है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आप देखो संविधान क्या दे रहा है आपको कि आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में संविधान के में लिखा है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। संविधान ने दे दिया आपको शिक्षा का अवसर, शिक्षा दे रही है आपको संविधान के माध्यम से, फ्री एजुकेशन। फिर वही आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं होगा, आपको समान अवसर मिलेंगे। तो इसी आर्टिकल 16 के लिए समान अवसर कि इस कॉन्सेप्ट को उपलब्ध कराने के लिए, समान अवसर कि इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आईएएस जैसी परीक्षा में हर व्यक्ति का अवसर, हर विद्यार्थी का अवसर सुनिश्चित हो, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं डाले गए। आप सप्लीमेंट्री से भी पास हुए हो, आप
थर्ड डिवीजन से भी पास हुए हो, आप सेकंड डिवीजन से भी पास, कितनी भी परसेंट हो आपकी, यहां तक कि आपने प्राइवेट ग्रेजुएशन भी किया हो, किसी भी विषय के साथ भी ग्रेजुएशन किया हो, आप आईएएस बन सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है, कोई बाध्यता नहीं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, कोई बाध्यता नहीं। कौन सी भाषा में लिखते हैं, कोई बाध्यता नहीं। गांव के हैं, शहर के हैं, कोई बाध्यता नहीं। और 200 रुपए का फॉर्म भरता है। आप सोचो, 200 रुपए का फॉर्म भर के आप आईएएस बन सकते हो, और उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को उसमें भी छूट। आप सोचो कितने अवसर दे रहा है ये संविधान आपको। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह संविधान अनुमति देता है कि आपको, विशेष तौर पर उन लोगों को जो थोड़े से समाज में पिछड़े हुए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनको इतने उच्च पदों पर आने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रिजर्वेशन तो देना ही है, साथ में प्रोत्साहन राशि मिलती है। मतलब आपसे सिर्फ 200 रुपए का एक फॉर्म भरवाया है आईएएस बनने के लिए, और जब आप परीक्षा निकाल लोगे तो सरकार आपको प्री मेन इंटरव्यू के स्तर पर लगभग 1.25 लाख रुपए तक दे चुकी होती है। प्री निकाला, आपको एक अमाउंट मिल गया, मेन निकाला, आपको फिर अमाउंट मिल गया। सोचो संविधान ने कैसी व्यवस्था कर दी कि आपके पास सिर्फ एक सामान्य डिग्री हो, आप 200 रुपए में 50 रुपए है किसी की फीस, तो आईएएस का फॉर्म भर दो, अच्छी पढ़ाई कर लो, प्री परीक्षा निकाल लो, सरकार आपको पैसा देगी, मेन परीक्षा में देने के लिए, मेन निकाल लो, इंटरव्यू देने के लिए परीक्षा देगी, आप आईएएस बन जाओगे। आप एक आईएएस बन जाओगे। कितनी बड़ी बात है। तो इस संविधान ने आपको कितना बड़ा अवसर दे दिया भाई। आप क्या क्या दे रहा है संविधान, सब कुछ दे रहा है। वैक्सीनेशन शब्द आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे। वैक्सीनेशन रोज आ रहा है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, खतरे से सुरक्षा। ये संविधान है जो भारत का, जैसे ही देश में, भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है उसका वैक्सीनेशन हो जाता है संविधान से। बच्चे का जन्म हुआ, ये संविधान उस पर लागू हो गया, और संविधान की सभी प्रकार की प्रोविजन उस पर लागू हो गए, और तुरंत उसको फंडामेंटल राइट्स मिल गए। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को डेवलप करने होने के लिए, पद, प्रतिष्ठा, अवसर, गरिमा की समानता दिलाने के लिए हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो मैंने कहा ना, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, अवसर, ये सब कुछ दिला रहे हैं फंडामेंटल राइट। यही तो एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको फंडामेंटल बोला गया। ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल है कि आपको इनके लिए कहीं कोई आवेदन नहीं करना है, आपको इनके लिए कहीं किसी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, वैक्सीन लग जाता है, बच्चा हुआ और उसको वैक्सीन लग गया, ये संविधान उस पर लागू हो गया, और ये पूरे फंडामेंटल राइट्स उसको लागू हो गए। कितना अद्भुत है हमारा संविधान ये। इसलिए हमारे
इस पूरे मिशन का एक पार्ट है संविधान को जानो और भारत को पहचानो। जब तक आप इस संविधान को नहीं जानते, इस संविधान से ये देश चल रहा है, इस संविधान से ही सब कुछ डेवलप हो रहा है, इस संविधान से ही सभी प्रकार के अवसर जनरेट हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस संविधान को जानना होगा, क्योंकि ये संविधान ही आपको सशक्त करेगा। और जब आप इस संविधान के थ्रू सशक्त होंगे, तो फिर आप अवसर का लाभ लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको यही संविधान इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप भी गूगल के सीईओ बन जाओगे, आप भी माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच जाओगे। इस संविधान ने दिए इतने अवसर, इसलिए संविधान को जानो और भारत को पहचानो। जो कल का मेरा विषय है वो भारत को पहचानो से संबंधित है कि इस भारत की ज्योग्राफी को पहचानना पड़ेगा आपको। क्यों? आप एक आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बनने के बाद आपको उस जिले के डेवलपमेंट के बारे में निर्णय लेने हैं, तो आप वो निर्णय कैसे लोगे? जब इस देश की ज्योग्राफी को पहचानोगे, इस देश की विविधता को पहचानोगे। हमारे देश में तो थोड़ी थोड़ी दूर में विविधता है, डाइवर्सिटी है, भाषा की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, खाने पीने की विविधता है, जीवन पद्धति की विविधता है। तो जब आप भारत को जानोगे तो एक आईएएस तो आज मध्य प्रदेश के भोपाल में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, और पता पड़ा अगले साल उत्तर प्रदेश है, उसके अगले साल तमिलनाडु में है, उसके अगले साल आंध्र प्रदेश में है। तो फिर कैसे संभालेगा वो इन सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों को? दो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पास संभालने के लिए। पहला, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, सबको कौन चला रहा है? केवल संविधान। तो एक आईएएस संविधान को जानता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है भारत को पहचानो। उसने ज्योग्राफी पढ़ के रखी है, भारत की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी पढ़ के रखी है, जिसके थ्रू वो भारत को जानता है। तो ये दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पास। पूरा देश एक ही संविधान से चलता है, तो वो किसी भी राज्य में कहीं भी उसकी नियुक्ति हो जाए, उसको प्रशासन चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चल तो अल्टीमेटली उसी संविधान से रहा है। दूसरा, क्योंकि वो भारत को जानता है, भारत की डाइवर्सिटी और ज्योग्राफी के माध्यम से, तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमारे इस मिशन का पहला पंच ही है कि संविधान को जानो और भारत को पहचानो। और ये मैं केवल आईएएस के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप आईएएस बन जाओगे तो ही संविधान को जानो, भारत को पहचानना जरूरी है। आप बैंक में एक बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, तो बैंक में भी तो ऐसा होता है कि आपकी पोस्टिंग अभी भोपाल में है, फिर अहमदाबाद में हो गई, फिर राजकोट में हो गई, फिर चेन्नई में हो गई, घूम रहे हो। तो वो बैंक भी तो इसी संविधान से चल रहा है, और उस बैंक के ऑफिसर बनने के लिए भी तो आपको भारत को जानना जरूरी है। कोई सोचता होगा मैं सीए बन जाऊं, कोई सोचता होगा मैं सीडीएस क्वालिफाई करूंगा। कुछ भी करोगे आप, चाहे आप आईएएस बन जाओ, चाहे किसी पीएसयू में मैनेजर बन जाओ, किसी बैंक में मैनेजर बन जाओ,
रेलवे में किसी बड़े पद पर आ जाओ, कुछ भी कर लो आप, जीवन में जितने भी काम आप करोगे, दो बातें आपके साथ रहेंगी, संविधान को जानो और भारत को पहचानो। मैं ये नहीं कहता कि आप आईएएस बन जाओ, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, सबके अपने अपने सपने होंगे। कोई आईएएस बनना चाहता है, खैर मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के युवाओं का नेशनल हॉबी ही आईएएस बनना होती है। फिर भी किसी की बैंक में काम करने की होगी, किसी की पुलिस में तो आईपीएस बनेगा, किसी की सेना में जाने की होगी, किसी की चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की होगी इच्छा। जिसकी जो इच्छा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या संविधान के थ्रू काम नहीं करता? तो आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान को जानना। बैंक मैनेजर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो हर व्यक्ति, हर पद, देश का हर नागरिक, हर व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, आपने विजय माल्या के बारे में सुना होगा, गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें, क्यों? संविधान के अनुसार नहीं चले। तो मतलब नौकरी बस की बात नहीं है, उच्च पदों पर आने की बात नहीं है, आईएएस आईपीएस बनने की बात नहीं है। आप चाहे कुछ भी बनो, कॉर्पोरेट लीडर बनो, मैनेजर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो और एक बिजनेसमैन तक बनो, एक सामान्य दुकान भी आप चलाते हो, तो भी आपको इस संविधान को जानना पड़ेगा। और इस संविधान को जानने का आपका अधिकार है, क्योंकि मैंने कहा कि आप इस देश के नागरिक हो और ये देश नागरिकों से बनता है। और जब देश के नागरिक अपने संविधान को जानते हैं, अपने संविधान के लिए प्राउड फील करते हैं, अपने संविधान को लेकर डिग्निटी फील करते हैं, तो ये देश बन जाता है एक अखंड राष्ट्र। और संविधान को जानना और समझना सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, ये तो क्या है, एक गौरव करने का विषय है। मैंने आपसे एक बात कहा कि आप कुछ भी बनना चाहोगे, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने बोली कि इस देश की हर युवा की, लगभग हर युवा की एक नेशनल हॉबी होती है। क्या होती है नेशनल हॉबी? कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, एक आईएएस बन जाऊं। क्यों? क्योंकि इस देश को 3 लोग चला रहे हैं सही में। पीएम देख रहे हो आप नरेंद्र मोदी जी को कैसे चला रहे हैं, कैसे लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनके लीडरशिप की तारीफ कर रही है। पीएम, सीएम आपके राज्य का मुख्यमंत्री और डीएम आपके जिला अध्यक्ष, आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये 3 लोग ही इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर बोलता हूं, पीएम, सीएम और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप आईएएस बोलते हो, जिसको आप कलेक्टर बोलते हो। क्यों? पीएम सीएम जो नीतियां बनाएंगे, जो योजना बनाएंगे, उस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी डीएम की है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसको बहुत अधिकार दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि वर्तमान का जो दौर है, जिसमें लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को कलेक्टर के अधिकार बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे कि कलेक्टर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या आदेश दे सकता है ना? वो पूरे जिले को कैसे अपने एक आदेश पर नियंत्रित कर सकता है। और सीधी एक लाइन में बोल दूं कि वो उस जिले का राजा है। बहुत अधिकार है। और वो अधिकार भी कहां से हैं?
बड़ी अद्भुत बात है, वो अधिकार भी इसी संविधान में से मिले, पीएम को भी अधिकार इसी संविधान में से मिले और सीएम को भी अधिकार इसी संविधान से मिले। तो डीएम इतना पावरफुल है कि किसी जिले की वो सोच बदल सकता है, किसी जिले का वो दर्शन बदल सकता है, किसी जिले को वो स्मार्ट सिटी बना सकता है, किसी जिले को वो सफाई में नंबर 1 ला सकता है, किसी जिले को बीमारी से वो मुक्त कर सकता है। आप देख रहे हो किसी किसी जिले में कलेक्टर कितने एक्टिव हैं और जितने ज्यादा एक्टिव हैं वो उतने ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट वहां पे कम मिल रहे हैं। क्यों? इतना अधिकार है उन्हें कि वो उस पूरे जिले में काम करने वाली मशीनरी को, प्रशासनिक मशीनरी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान दिखाई देता है जिले में कलेक्टर। इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूं कि जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे लोग आईआईटी करने वाले हैं, आईआईएम करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोग सीए के हैं, कॉमर्स के हैं, सामान्य ग्रेजुएट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आईआईटी, आईआईएम जैसी कठिन परीक्षाएं निकालने के बाद भी स्टूडेंट के मन में संतोष नहीं है। 25-25 करोड़ रुपए का पैकेज मिलने के बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? पद, प्रतिष्ठा और गौरव तो ये आईएएस ही दिलाएगा। तो ये सब आईआईटी करने के बाद, आईआईएम करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद सब कहां आ रहे हैं? वापस आईएएस बनने आ रहे हैं, क्योंकि आईएएस का पद ही ऐसा है। हमारे संविधान ने उसको इतनी शक्तियां दी हैं। और आप सभी लोगों के लिए मेरा एक कहना है, जो संविधान के प्रावधानों से संबंधित बात नहीं है, कोरोना इफेक्ट ने पूरी दुनिया को बदला है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदला है। कंपनियां अब रोजगार के अवसर में परिवर्तन लाएंगी। कंपनियां उन युवाओं की तलाश करेंगी जो स्किल्ड हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। लेकिन अब हर देश के सामने एक चुनौती भी होगी आत्मनिर्भर बनने की। तो जब किसी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा ये संविधान, ये सरकार, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने देश के युवाओं को अर्थव्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की भी एटम कौन है? मूलभूत इकाई कौन है? वही नागरिक। तो देश आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा। तो देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हमारा ये देश उनको अवसर उपलब्ध कराएगा। मतलब ये है मेरा कहने का कि भले ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां आपको जाती दिखाई दे, लेकिन चूंकि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, तो सरकार विभिन्न विभागों की, विभिन्न कंपनियों की, विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपको एम्पावर्ड करेगी और आपको अवसर उपलब्ध कराएगी। इसलिए आगे आने वाले सालों में बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकलने के आपके पास अवसर होंगे। सरकारी नौकरियां निकलेंगी और आपके पास इस देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर होंगे। और जो इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, वो फिर वही बात कि पद, प्रतिष्ठा और राष्ट्र का
गौरव बढ़ाएंगे। तो ये जो कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा ये जो पूरा एक मिशन शुरू किया गया है, ये अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया था कि भारत एक ये युवा देश है और युवा असीम ऊर्जा का स्रोत होता है, और उस ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए तो बहुत मजबूत राष्ट्र बनेगा। वो युवा तो मजबूत बनेगा ही, परिवार तो मजबूत बनेगा ही, ये राष्ट्र मजबूत बनेगा। तो उस युवा की ऊर्जा को पॉजिटिव ट्रैपिंग देने के लिए, उस युवा की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए, उस युवा की ऊर्जा को और अधिक सशक्त करने के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंतर्गत, जिसका टाइटल है 60 डेज स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। लॉकडाउन है, घर पे हो आप, हम आपको पढ़ाते हैं और हम आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम आपको वो सब पढ़ाने वाले हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी करोगे, व्यापार भी करोगे तो भी आपके वो काम आएगा, और आईएएस करोगे तो सबसे ज्यादा काम आएगा क्योंकि उसका सिलेबस ये है। कॉर्पोरेट लीडर बनोगे तो काम आएगा क्योंकि उसका भी सिलेबस ये है। अल्टीमेटली आपके जीवन जीने का ही सिलेबस ये संविधान है। हम ये नहीं कह सकते कि आईएएस की परीक्षा का सिलेबस संविधान है। एक भारतीय के जीवन पद्धति का पाठ्यक्रम ये संविधान है। इसलिए आगे आने वाले न केवल 7 दिन में बल्कि पूरे 60 दिन तक जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जो मैंने 2 शब्द बोले थे, रिवाइटलाइजेशन एंड रीइन्वेंशन, हम आपका रीइन्वेंशन भी कर देंगे, रिवाइटलाइजेशन भी कर देंगे, आपके अंदर से आपका सर्वश्रेष्ठ निकाल के आपको दे देंगे। ये आपका रीइन्वेंशन है। आपको इतने ज्ञान से सशक्त कर देंगे कि आपको फिर मेंटली कोई वायरस इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अपना फिजिकली प्रोटेक्शन आप करो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो, सावधानी बरतो, तो आपका रिवाइटलाइजेशन होगा। ऐसा खाना पीना रखो कि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। ये रिवाइटलाइजेशन होगा आपका शारीरिक, मेंटल रिवाइटलाइजेशन कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर कर देगा आपका। आपके दिमाग को, आपकी सोचने की शक्ति को, आपकी सोचने की दिशा को इतना सशक्त कर देंगे हम कि आप इस अखंड भारत के, आप इस अखंड राष्ट्र के एक गौरवशाली युवा बन जाएंगे और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज पहला लेक्चर था, तो मुझे लेक्चर के साथ साथ आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए कुछ अन्य बातें भी करनी पड़ी, कुछ आपको मोटिवेट भी करना पड़ा। ये लेक्चर की श्रृंखला ऐसी जारी रहेगी। पहली बात, शाम को 5:30 बजे हमारे बहुत रिनाउंड और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं रोहित सर। आप लोग यदि आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे या आप में से कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होगा तो निश्चित रूप से उनका नाम सुना होगा। 5:30 बजे डॉट आपको इसी लिंक पर रोहित सर का लेक्चर उपलब्ध होगा और कल सुबह 8:30 बजे वापस आपको मैं यहीं ज्वाइन करूंगा। कल का विषय आपको पास जो स्लाइड गई होगी उसमें होगा
जिसमें है लोकल टू ग्लोबल। मैंने कहा ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, संविधान को जानो और भारत को पहचानो। तो संविधान क्या है, यदि आप ये जान गए तो कुछ भी करो, और भारत को पहचान गए तो भी कुछ भी करो। यदि एक बिजनेसमैन, एक किराने की दुकान वाला ज्योग्राफी को पहचानता है तो दुकान अच्छी चला सकता है। उसको पता है कि मुझे किस प्रोडक्ट को रखना है अपनी दुकान में। और यदि वो ज्योग्राफी को नहीं पहचानता तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। यदि वो संविधान को नहीं जानता, उसकी दुकान में ताला लग जाएगा नियम कानून की अवहेलना करने में। तो मैंने कहा ना, ये दो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, संविधान को जानो, भारत को पहचानो, आप कुछ भी करोगे, ये दो इंस्ट्रूमेंट तो जरूरी हैं। तो आज था संविधान को जानो और कल है भारत को पहचानो, जिसमें आपको हम लोकल से ग्लोबल आप कैसे बन सकते हो वो सिखाएंगे। तो आज का लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, आपको सुबह से एक नई ऊर्जा देगा। और शाम को जब आप 5:30 बजे रोहित चतुर्वेदी सर के लेक्चर में अटेंड करेंगे तो इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ अटेंड करेंगे कि मैं अब सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत भाग्य निर्माता बनने वाला हूं। इसलिए अब इन लेक्चर्स को मैं अटेंड करके अपनी भूमिका का निर्माण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। हेलो हेलो। हेलो